जासूसों की दुनिया का सबसे खतरनाक नियम। अगर आप पकड़े गए तो आपका देश कहेगा हम आपको जानते तक नहीं। अब कल्पना करो, एक हिंदुस्तानी जो दुश्मन देश की फौज में मेजर है, हर सुबह पाकिस्तान के झंडे को सलाम करता है, उनके टॉप जनरल्स के साथ बैठता है, उनके सबसे गुप्त राज जानता है और फिर उन्हीं के बीच रहकर उनकी बर्बादी की कहानी लिखता है। उसने अपना नाम मिटा दिया, अपना वजूद खत्म कर दिया। दुनिया उसे ब्लैक टाइगर कहती है, लेकिन जिस इंसान ने भारत के लिए सब कुछ खो दिया, जब वो पकड़ा गया तो क्या भारत ने उसे अपना माना या उसे मरने के लिए छोड़ दिया? 26 नवंबर 2001, पाकिस्तान की सियालकोट जेल का वो अंधेरा और सीलन भरा कमरा, जहां मौत की खामोशी को सिर्फ एक पुराने पेन के चलने की आवाज तोड़ रही थी। एक कमजोर और बीमार इंसान अपनी जिंदगी की आखिरी चिट्ठी लिख रहा था। उसने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों का यही अंजाम होता है? ये शब्द किसी आम कैदी के नहीं थे। ये उस शख्स के थे जिसने 8 साल तक पाकिस्तान की वर्दी पहनकर उनके सबसे बड़े राज इंडिया पहुंचाए थे। एक ऐसा इंडियन जो उनकी आर्मी में मेजर बन गया, उनकी लड़की से शादी की और उनके ऑफिसर्स के साथ बैठकर उन्हीं की तबाही का नक्शा तैयार किया। ये दास्तानी है रविंद्र कौशिक की, जिसे खुद इंदिरा गांधी ने द ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। एक ऐसा स्पाई जिसने मौत को हर रोज अपने करीब से गुजरते देखा। इस हैरत अंगेज कहानी की बुनियाद रखी गई थी राजस्थान के श्रीगंगानगर में। ये वो दौर था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन अपने पीक पर थी। 1971 की जंग खत्म हुई थी और रॉ दुश्मन के दिमाग को पढ़ने के लिए नए और तेज तर्रार एजेंट्स की तलाश में थी। 1975 में लखनऊ के एक ड्रामा फेस्टिवल में रविंद्र ने एक स्पाई का रोल निभाया। सीन सिंपल था, एक इंडियन एजेंट दुश्मन देश में पकड़ा जाता है और इंटरोगेशन फेस करता है। लेकिन रविंद्र ने उस रोल को सिर्फ एक्ट नहीं किया, उसे जी लिया। उनकी आंखों का डर, उनकी आवाज की मजबूरी और उनका कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन, सब कुछ इतना रियल था कि ऑडियंस में बैठे कुछ लोग सच में हिल गए। उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे भी थे जो आम ऑडियंस नहीं थे। वो थे रॉ के ऑफिसर्स। उन्होंने सिर्फ एक एक्टर नहीं देखा, उन्होंने एक पोटेंशियल एजेंट देखा। एक ऐसा चेहरा जो झूठ को सच बना सकता था, एक ऐसा दिमाग जो प्रेशर में भी टूटेगा नहीं। कुछ ही दिनों बाद रविंद्र को एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया गया। जब उन्हें बताया गया कि देश उनसे क्या चाहता है, तो एक पल के लिए भी उन्होंने सोचा नहीं। यह कोई फिल्म नहीं थी। यहां रीटेक नहीं होता, यहां गलती का मतलब होता है मौत। फिर भी रविंद्र ने हां कह दिया। यहां से शुरू हुआ उनकी पुरानी जिंदगी को मिटाने का सिलसिला। उनका नाम, उनका घर, उनकी पहचान, धीरे धीरे सब कुछ सिस्टम से इरेज कर दिया गया। सरकारी फाइल्स में रविंद्र कौशिक नाम का इंसान जैसे कभी था ही नहीं। वो अपने परिवार से आखिरी बार मिले, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कहां जा रहे हैं। उनके माँ बाप को लग रहा था कि बेटा किसी बड़े काम से बाहर जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि अब वो कभी रविंद्र को नहीं देख पाएंगे। दिल्ली के एक गुप्त ट्रेनिंग सेंटर में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। ये ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल नहीं थी, ये एक इंसान को तोड़कर दोबारा बनाने की प्रोसेस थी। उन्हें उर्दू सिखाई गई, सिर्फ बोलना नहीं बल्कि उस लहजे में जीना सिखाया गया। उन्हें पाकिस्तान के शहरों का ज्योग्राफी रटवाया गया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, इन शहरों की गलियां उन्हें ऐसे याद करवाई गईं जैसे वो वहीं पैदा हुए हों। उन्हें वहां के कल्चर, उनके रिवाज, उनके खाने, उनकी सोच, सब कुछ इतनी डिटेल में सिखाया गया कि वो खुद भूलने लगे कि वो असल में कौन है। उन्हें इस्लामिक धर्म के हर एक नियम की ट्रेनिंग दी गई। नमाज का तरीका, कुरान की आयतें, रोजा, सब कुछ। ट्रेनिंग का सबसे दर्दनाक हिस्सा था उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। उनका खतना किया गया ताकि अगर कभी उनकी जांच हो तो उनकी असली पहचान कभी सामने ना आए। 2 साल तक उन्हें एक ही चीज सिखाई गई, दुश्मन के बीच रहकर उनका अपना बन जाना। और फिर उन्हें एक नई पहचान दी गई, नबी अहमद शाकिर। एक अंधेरी रात 1975, बॉर्डर के उस पार जाते वक्त रविंद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानते थे अगर देखा तो शायद लौटना मुश्किल हो जाए। कराची पहुंचकर उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और लॉज की पढ़ाई शुरू की। यह सिर्फ कवर नहीं था, यह एक स्ट्रेटेजिक मूव था।
लॉ पढ़ने का मतलब था पाकिस्तान के सिस्टम और कानून को गहराई से समझना। वहां उन्होंने दोस्ती की, लोगों के बीच घुले मिले और धीरे धीरे एक ट्रस्टेड इंसान बन गए। उनकी एक्टिंग अब उनकी जिंदगी बन चुकी थी। हर पल, हर सांस में वो नबी अहमद शाकिर बनकर जी रहे थे। डिग्री खत्म होने के बाद उन्होंने वो कदम उठाया जो किसी भी स्पाई के लिए सबसे रिस्की होता है। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया। ये एक ऐसा गैम्बल था जहां जीत का मतलब था अनइमेजिनेबल एक्सेस और हार का मतलब सीधा मौत। लेकिन उनकी किस्मत, उनकी ट्रेनिंग और उनका कॉन्फिडेंस, तीनों उनके साथ थे। वो न सिर्फ सेलेक्ट हुए बल्कि अपने इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन की वजह से जल्दी प्रमोशंस भी पाने लगे। पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक इंडियन स्पाई, सोचिए ये कितना बड़ा रिस्क था। हर सुबह वो उन्हीं लोगों को सैल्यूट करते थे जो इंडिया को अपना दुश्मन मानते थे। अगले कुछ सालों में नबी अहमद शाकिर ने एक परफेक्ट ऑफिसर की इमेज बना ली। और फिर वो रैंक आया जहां पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, मेजर। अब उनके पास एक्सेस था क्लासिफाइड फाइल्स का, वॉर स्ट्रेटजीज का, ट्रूप मूवमेंट्स का और वेपन्स सिस्टम्स का। जो बातें सिर्फ टॉप जनरल्स जानते थे वो अब दिल्ली तक पहुंच रही थी। वो रात को कोडेड मैसेजेस भेजते, रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करते और हर इंफॉर्मेशन को इतनी सफाई से पास करते कि कभी कोई ट्रेस नहीं कर पाया। उनकी दी हुई जानकारी की वजह से इंडिया ने कई पॉसिबल अटैक्स को पहले ही रोक दिया। 1970 से 1980 के बीच पाकिस्तान ने जितनी भी खुफिया प्लानिंग की थी उसकी कॉपी पहले ही रॉ के टेबल पर होती थी। कई इंडियन सोल्जर्स की जान बची बिना उन्हें पता चले कि उन्हें बचाया किसने। इंदिरा गांधी खुद उनकी दी हुई रिपोर्ट से इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने उन्हें द ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। इस बीच उनकी जिंदगी का एक और पहलू था। उन्हें अमानत नाम की एक लड़की से प्यार हो गया जो एक मिलिट्री टेलर की बेटी थी। ये प्यार भी एक रिस्क था, लेकिन शायद वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया। उन्होंने उससे शादी की, उनका एक बेटा भी हुआ। अब वो सिर्फ एक स्पाई नहीं थे, वो एक पति थे, एक पिता थे। दिन में वो पाकिस्तान के ऑफिसर थे, रात में इंडिया के एजेंट और बीच में एक इंसान जो वो दोनों जिंदगियां जी रहा था। सोचिए उनके दिमाग में क्या चलता होगा जब वो अपने बेटे को गोद में लेते होंगे। क्या उन्हें याद आता होगा कि उनका असली नाम रविंद्र है? क्या उन्हें डर लगता होगा कि अगर आज पकड़े गए तो इस मासूम बच्चे और बीवी का क्या होगा? लेकिन इंटेलिजेंस दुनिया का एक रूल है, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। 1983 में रॉ ने एक नया एजेंट भेजा, इनायत मसीह। उसे रविंद्र से मिलने और उन्हें गाइड करने के लिए भेजा गया था, लेकिन इनायत बॉर्डर पर ही पकड़ा गया। पाकिस्तान की एजेंसीज ने उस पर इतना टॉर्चर किया कि उसका शरीर ही नहीं, उसका दिमाग भी टूट गया। और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसने सब कुछ बता दिया। नबी अहमद शाकिर का नाम, उनकी आइडेंटिटी, उनका सच। एक पल में सब खत्म हो गया। मेजर नबी अहमद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें समझने का मौका भी नहीं मिला कि गलती कहां हुई। उन्हें सियालकोट जेल ले जाया गया और वहां शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उन्हें हर रोज टॉर्चर किया जाता, उन्हें नंगा करके डंडे से मारा जाता, उनके नाखून खींचे गए, उन्हें हफ्ते हफ्ते तक भूखा रखा गया, उन्हें अंधेरी कोठरी में बंद रखा जाता जहां रोशनी की एक किरण तक नहीं आती थी। पाकिस्तान की एजेंसी सिर्फ एक चीज चाहती थी, इंडिया के और एजेंट्स के नाम। लेकिन रविंद्र कौशिक ने कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं। उनका शरीर टूट रहा था, लेकिन उनका इरादा नहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक असली देशभक्त थे। इन 16 सालों में उन्हें एक जेल से दूसरी जेल भेजा गया। मुल्तान, बहावलपुर, सियालकोट, हर जगह सिर्फ दर्द और तन्हाई उनका इंतजार कर रही थी। इस दौरान उनकी सेहत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो एक स्केलेटन बन चुके थे, लेकिन उनका दिमाग अब भी जिंदा था। उन्होंने जेल से छुप छुप कर अपने परिवार को जो खत लिखे, उनमें नफरत नहीं थी, बस एक गहरा दर्द था। उन्होंने अपने पिता को एक बार लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों का यही अंजाम होता है? ये सवाल आज भी हमारे सिस्टम पर एक तमाचा है, क्योंकि जब एक स्पाई पकड़ा जाता है तो उसकी सरकार उसे पहचानने से इनकार कर देती है। भारत सरकार ने भी वही किया। रविंद्र कौशिक को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। 2001 में बीमारी और टॉर्चर से लड़ते हुए इस ब्लैक टाइगर ने अपनी आखिरी सांस ली।
उन्हें वहीं जेल के पीछे मिट्टी में दफन कर दिया गया। ना उनका परिवार वहां जा सका, ना उनकी मिट्टी कभी भारत लौट सकी। आज भी सियालकोट की उस जेल के पीछे रविंद्र कौशिक दबे हुए हैं। अपने देश का इंतजार कर रही है उनकी मिट्टी। हमने उन्हें जीते जी वो सम्मान नहीं दिया और मरने के बाद भी हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। रविंद्र कौशिक कोई आम एजेंट नहीं थे। वो इस मिट्टी के वो ब्लैक टाइगर थे जिन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उनकी नींदें उड़ा दी थी। लेकिन उनका बलिदान तभी पूरा होगा जब हम उन्हें सिर्फ एक फाइल नंबर नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा बेटा मानेंगे। असली हीरो वो नहीं होता जो स्पॉटलाइट में रहे। असली हीरो वो है जो अंधेरे में रहकर देश के लिए मिट जाता है और बदले में एक शुक्रिया तक नहीं मांगता। रविंद्र कौशिक, द ब्लैक टाइगर, उनका नाम शायद इतिहास की किताबों से मिट जाए, लेकिन उनकी दास्तानी हर उस हिंदुस्तानी के दिमाग में होनी चाहिए जो आज उनकी वजह से चैन की नींद सोता है। तो दोस्तों, ये थी रविंद्र कौशिक, द ब्लैक टाइगर की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद।